हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो आज का वीडियो महामैराथन क्लास 2 होगा। इससे पहले हमने जो मैराथन क्लास का पहला क्लास अपडेट किया था, आई होप आप लोग उसको बहुत अच्छे से देखे होंगे और सारा चीज़ समझ गए होंगे, है ना। और आज की ये क्लास मैराथन 2 होने वाला है, जिसमें कि साइंस के हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि पूरे क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, है ना। और लगभग 50 क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम करेंगे तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको सारा चीज़ क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो उसको देखने का फ़ायदा ये है कि आपको एक क्वेश्चंस के साथ साथ 2-3 क्वेश्चंस और भी प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये एमसीक्यू जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही एक कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों का कंबाइन करके ये आप लोगों के लिए क्लास है। और जैसे हमने पहले ही बताया था कि मैराथन क्लास में सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो मैराथन क्लास आपका लगभग सारे टॉपिक्स, मतलब जो भी साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सारे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं इसमें। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भी हम लगातार मैराथन क्लास लेकर आएंगे। हाँ, बीच में वीडियो अभी नहीं आ रही थी, कुछ टेक्निकल इशू थे, कुछ प्रॉब्लम, कुछ पर्सनल इशू भी चल रहे थे इसलिए, लेकिन अब आप लोग को डेली वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोग बहुत बेहतरीन से तैयारी भी कर ही रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास समय काफ़ी कम बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज का ये कोटेशन आप लोगों के लिए, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए है, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई एक्सक्यूज आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं देना है, ठीक है। उसको फेस करना है और आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले वीडियो में जो हमने आपको बताया था तो वहाँ 30 क्वेश्चंस किए थे, आज हम लगभग 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन है आज का वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी समुदाय में ऊर्जा और पोषक तत्व, किसी समुदाय में ऊर्जा और पोषक तत्व किस माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस है, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, है ना, फिर उपभोक्ता कंज्यूमर है, अपमार्जक और सर्वहारी। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अब हम ये देख लें, ये ऊर्जा और पोषक तत्व। तो ऊर्जा और पोषक तत्व क्या है भाई, किसी समुदाय में ऊर्जा और पोषक तत्व उत्पादकों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो मेन तो क्या आता है, उत्पादक आता है। तो उत्पादक में क्या क्या हो सकता है भाई, हरे पौधे, ग्रीन प्लांट जो होते हैं ना, वो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक कहलाते हैं। तो इसमें क्या हो सकते हैं, हरे पौधे हो सकते हैं, ठीक है। हरे पौधे ये क्या होंगे, ग्रीन प्लांट पूरे उत्पादक में ही आते हैं। तो ये एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी भोजन अपना बनाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये भी जानते हैं कि उत्पादक मुख्यतः हरे पादप होते हैं और जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं, जो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और इसमें अकार्बनिक अगर पदार्थ में देखेंगे तो पोषक तत्व क्या मिलेगा, CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस उसमें H2O भी मिलेगा, ठीक है। तो ये अकार्बनिक तत्व मिल जाएंगे, जिसमें कि खनिज तत्व आदि के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। एक मिनरल बनता है जिसमें भोजन का निर्माण होता है इनके द्वारा। तो यही ऊर्जा एवं पोषक तत्व सभी पोषक स्तरों, जितने भी अलग अलग लेवल के पोषक स्तर होते हैं ना, तो उनके लिए भोजन द्वारा स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होते जाता है, ठीक है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सौर कुकर, है ना, ठीक है। सौर कुकर में यहाँ पर सौर कुकर के लिए जो ये दिया हुआ है आपके पास कि कौन सा दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है ना, किसके लिए, सौर ऊर्जा के लिए यानी सौर कुकर के लिए। तो जो सोलर कुकर यूज़ करते हैं हम, उसमें कौन सा दर्पण लगाते हैं। तो देखिए आपके पास क्या दिया हो, समतल दर्पण दिया है। तो समतल दर्पण वो हो जाएगा कि जिसमें कि आप रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। फिर आता है एक उत्तल दर्पण, जिसका जो एक प्रकार से तल क्या होगा, थोड़ा सा अपवर्तक के आकार का होता है, यानी उभरा हुआ होता है ना। अवतल दर्पण होता है, राइट। दर्पण की बात की गई है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो और ये सभी, ठीक है। तो लगभग ये सारे के सारे
हम दर्पण तो यूज करेंगे नहीं, ठीक है। तो सौर कुकर के लिए सबसे बेस्ट क्या माना जाता है, अवतल दर्पण माना जाता है ना, कॉनकेव मिरर, राइट। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि अवतल दर्पण और जो सोलर कुकर या फिर सौर कुकर में उपयोग करने के लिए सबसे बेहतरीन यानी सबसे उपयुक्त दर्पण माना जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण वो दर्पण है जो एकल फोकस बिंदु पर प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, यानी जो एकल यानी जो प्रकाश है, जो भी मान लो ये सनलाइट है ना, सनलाइट है एक प्रकार से, ये सनलाइट मान लेते हैं। तो यहाँ से जब भी आपके पास जो आपके पास ये मान लो मिरर है, ठीक है, एक मिरर है, तो यहाँ पास से जब भी एक फोकस पड़ेगा तो ये उस प्रकाश को क्या करेगा, प्रकाश बिंबित करेगा, मतलब प्रकाश को एक ही बिंदु पर वहाँ पास फोकस करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि एकल फोकस बिंदु पर प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, यही अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, अभिसारी दर्पण, ठीक है, अभिसारी दर्पण बोला जाता है। तो मान लीजिए अगर आपके पास इस ऑप्शन में अवतल दर्पण की जगह पे अभिसारी दर्पण दे दिया, तो ध्यान रखिएगा उसका करेक्ट आंसर अभिसारी दर्पण ही होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कणों के विशिष्ट आवेशों के घटते क्रम को पहचाने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो ये जो अल्फा कण दिया हुआ है ना, कुछ इस प्रकार से होगा, ये अल्फा कण, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा दिया हुआ है। फिर यहाँ पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा, एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पास दिया हुआ है घटते क्रम को पहचानना है, घटते क्रम, ठीक है, राइट। तो यहाँ पास आप देख लीजिए, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण दिया है ना। तो सबसे अगर घटते क्रम की बात की जाए तो न्यूट्रॉन का तो मालूम होता है, मालूम है अपने को, क्या है, यहाँ पर 0 होता है, उदासीन होता है, ठीक है। अब इसके बाद अल्फा कण आएगा, फिर इसके बाद प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन देन लेस देन प्रोटॉन, लेस देन अल्फा कण एंड लेस देन न्यूट्रॉन, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका रीजन ये है कि विशिष्ट आवेश का जो घटता क्रम है ना, ये किसी परमाणु के द्रव्यमान से विभाजित आवेश का मान विशिष्ट आवेश कहलाता है। और अगर विशिष्ट आवेश की बात करें तो ई का मान हम रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1.7588 इंटू 10⁸, ठीक है। और इसका एक और अगर आप आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश जानेंगे, चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना चार्ज के लिए। अब यहाँ पास फिर इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन का भी हम एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, 9.58 इंटू 10⁴, और इसी तरीके से अल्फा की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है एक्चुअल में, इसको आप याद कर सकते हैं। तो जनरली आप याद रखिएगा कि अगर कणों का विशिष्ट आवेश के घटते क्रम पूछा गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन दिया हो, प्रोटॉन दिया हो और न्यूट्रॉन दिया हुआ और अल्फा कण, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, देन उससे फिर कम प्रोटॉन, देन अल्फा, फिर न्यूट्रॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास कि एक कण n आवृत्ति से सरल आवृत्ति गति करता है ना। ये आपका वेव का एक क्वेश्चन है कि एक कण n आवृत्ति से सरल आवर्त गति करता है, इसकी गतिज ऊर्जा के दोलन आवृत्ति होगी। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जब पूछा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कण का सरल आवर्त गति दिया हुआ ना, तो कण का सरल आवर्त गति कैसे होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए ये कोई एक दृढ़ आधार हो गया, इसमें हमने एक यहाँ से सरल लोलक हमने शो कर दिया यहाँ पास, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर आप देखें तो अगर इस सरल लोलक को ऐसे दोलन कराया जाए, ठीक है, तो ये इसका क्या है, माध्य स्थिति है, ठीक है। तो अगर एक जो सरल लोलक का बॉब है यानी गोलक यहाँ से अगर छोड़ा जाए तो यहाँ पहले बीच में आएगा, फिर इस बिंदु पर आएगा, फिर बीच में आएगा, फिर अपने पूर्वावस्था में वापस आएगा। यानी कहने का मतलब ये बीच में कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। तो अगर माध्य स्थिति में ये 2 बार आता है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कण एक दोलन करता है तो वह कण अपनी माध्य स्थिति से 2 बार गुजरता है, ठीक है।
एक बार इधर गुजरा, फिर एक बार फिर जब वापस आ रहा तब, तो 2 बार गुजर रहा है। ठीक है, तो जब 2 बार गुजरता है तो हम ये कह सकते हैं कि माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? माध्य स्थिति में। ओके, तो इस प्रकार जो n दोलन होगा ना, तो n दोलन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2n लिख सकते हैं। n दोलन के लिए कितनी बार होगा? तो 2n हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। ठीक है, तो 35 पे देखिए, 35 का जो क्वेश्चन है वो आपके पास दिया हुआ है कि एक लड़की झूलते झूलते खड़ी हो जाती है। एक लड़की झूलते झूलते खड़ी हो जाती है। झूले के आवर्तकाल क्या होगा बताना है भाई। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, मैं इसको समझा रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए एक लड़की है, एक मतलब एक प्रकार से एक झूला है। ठीक है, इस प्रकार से ये मान लीजिए ये दृढ़ आधार लगा हुआ है यहाँ पास। ठीक है, और ये तो अगर इस पे बैठी हुई है पहले, अगर झूलते झूलते ये स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाए, है ना, स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाए, खड़े हो जाए, तब क्या होगा? तो सीधी सी बात है, आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाइए, आप भी झूले पे झूले होंगे, जब खड़े होने पर क्या होता है ना। तो अब आवर्तकाल, ये स्पीड, अब देखिए दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो स्पीड कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, है ना, या फिर कुछ भी नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित, जैसे पहले था स्पीड वैसे ही रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा। तो वो क्या चेंजेस होगा? तब अब इसमें आता है कि आवर्तकाल यानी टी। ठीक है, तो टी मतलब टाइम पीरियड। तो वो क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमको बताइएगा। ठीक है, तो अब इस प्रकार से अगर हम देखेंगे उसके आवर्तकाल की बात करेंगे ना, तो देखिए आवर्तकाल टी होता है और टी का जो फॉर्मूला होता है 2πL/g होता है। L क्या है? प्रभावकारी लंबाई, और g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इसको बताना है कि प्रभावकारी लंबाई होगा क्या एक्चुअल में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दोलन करता हुआ, ठीक है, दोलन करता हुआ एक सरल लोलक आधार सहित मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है। दोलन करता हुआ एक सरल लोलक मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है, इसका दोलन काल होगा। ठीक है, दोलन काल पूछा गया है कि दोलन काल होगा क्या इसका। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि जो दोलन काल है, जो ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पास, कि दोलन काल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अनंत हो जाएगा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तब क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसी फॉर्मूले के अनुसार जो अभी मैंने आपको बताया है उसके अनुसार, अगर t बराबर 2πL/g अगर हम ले लें यहाँ पास, और पूछा गया कि दोलन करता हुआ एक सरल लोलक आधार सहित मुक्त रूप से नीचे गिर रहा। मुक्त रूप का मतलब समझ रहे हैं आप कि फ्रीली, है ना, यानी स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा। तो ऐसे कंडीशन पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ना, g होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पास उसके लिए मुक्त रूप से जब नीचे गिर रहा है तो वो 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि जब अगर g 0 होगा तो सीधी सी बात है t बराबर 2π और L/ अगर 0 रखेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा, मतलब इन्फिनिटिव आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, तो 37 में क्या पूछा गया आपके पास? 37 में क्वेश्चन पूछा गया कि एक सरल लोलक का गोलक एक जल से भरी गेंद है। एक मतलब जो बॉब है ना, गोलक है, वो जल से भरी एक गेंद है। मतलब सपोज कीजिए कि प्लास्टिक का एक बॉल है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ है। यदि गेंद की तली में एक बारीक छेद कर दे तो आवर्तकाल क्या होगा? तो भाई जब छेद करेंगे तो पानी धीरे धीरे बाहर आएगा, है ना। तब आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर या फिर नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पास, तो इसका क्या होगा कि जैसे जैसे मान लीजिए गेंद का जो जल बाहर निकलता जाएगा, मान लीजिए ये एक गेंद है ना, और इसके अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये कि यहाँ पास हमने होल कर दिया।
तो अब ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो जब नीचे आएगा तो ये तो कम होता जाएगा ना, इसका लेवल जो वाटर लेवल है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो जब वाटर लेवल कम होता जाएगा तो फिर क्या होगा, एक प्रकार से पानी का जो रफ्तार है, ये देखिए क्या दिया, एक बारीक छेद कर दें तो आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल पहले बढ़ेगा फिर धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि गेंद का जल बाहर निकलता है और इससे क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, है ना। जैसे जब जल यहाँ पास गो आउट ऑफ द बॉल, यानी जब बॉल से बाहर जाएगा तो ये आवर्तकाल बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे फिर घटेगा फिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, सेकंड लोलक की लंबाई पूछा गया है। ठीक है, सेकंड लोलक की यहाँ पास लंबाई पूछा गया है और उसका जो वैल्यू है वो भी दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो इसके वैल्यू क्या दिया हुआ है कि 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा है 4.9 अपॉन पाई स्क्वायर दिया हुआ है। देन नेक्स्ट है पाई स्क्वायर अपॉन 9.8 और 9.8 पाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके जो अभी फॉर्मूला मैंने बताया T इज इक्वल टू टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई L बाई जी होता है। L इज अ इफेक्टिव लेंथ एंड G इज अ एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटी। तो यहाँ पास 2 पाई क्या एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पास अगर आप L की वैल्यू आप निकालना चाहें तो अगर हम दोनों साइड का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो यहाँ क्या आएगा टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर और L अपॉन जी आएगा। हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। लंबाई पूछा है कि लंबाई क्या होगी, तो यानी L इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर और जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई कर दीजिए, 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास जी यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है वो आपके पास, जैसे सेकंड लोलक बोला है ना, सेकंड लोलक, राइट। तो यहाँ पास हम टी टाइम के लिए हम 2 यूज़ कर लेंगे और यहाँ पास जी की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8, अपने को मालूम है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे और टी यहाँ पास 2 सेकेंड के लिए है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और अपॉन में दिया है 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9.8 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पास 2 का देखिए यहाँ पास क्या आएगा, 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर बचा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आपके पास 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जैसे कि अगर उसके पास में आकर बैठेगी ना तो मतलब अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ध्वनि संचरित नहीं होती, किसमें, वायु में, है ना, या फिर निर्वात में, या फिर जल में, या फिर ठोस में। ठीक है, तो इसका करेक्ट, संचरित ट्रांसमिट नहीं होता, किसमें, वैक्यूम में जो साउंड है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब निर्वात में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। क्वेश्चन आपके पास है कि डेसिबल क्या है। ठीक है, डेसिबल क्या है, तो एक तरंग है, ध्वनि पर ताप का प्रभाव है, एक कंपन या फिर ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है। ठीक है, तो आप डेसिबल क्या होता है, एक्चुअल में एक साउंड के लिए यूज किया जाता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है। ओके, अब नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पास दिया हुआ गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंगे दिया हुआ है। तो गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, या फिर अप्रगामी होती हैं, या फिर विद्युत चुंबकीय होती हैं। तो किस में पूछा गया, गैस में। तो याद रखिएगा कि गैस में हमेशा जो साउंड वेव है वो क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य फॉर्म में होती हैं, है ना। ठीक है,
तो ये इसका ऑप्शन गैस के लिए अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा स्थिति विकिरण के उच्च जोखिम के कारण होती है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में आते हैं। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है आपके पास गुर्दों की पथरी, एड्स, है ना, उत्प परिवर्तन, है ना, या फिर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। ठीक है, किसके लिए होगा ये देखेंगे हम। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि विकिरण जो होता है ना, विकिरण के उच्च जोखिम के कारण उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसी के कारण विकिरणों के अत्यधिक संपर्क में उत्परिवर्तन होता है और जो कोशिकाओं यानी सेल्स के आनुवांशिक संरचना अर्थात डीएनए में आया अचानक परिवर्तन विकिरण के उच्च ऊर्जा कण यानी डीएनए, है ना, उच्च ऊर्जा कण में क्या होगा, डीएनए मिलेगा, डीएनए। ठीक है, डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के अनुक्रम को क्षतिग्रस्त कर जीव की संरचना उत्परिवर्तन करते हैं, है ना। तो यही उत्परिवर्तन कैंसर को भी जन्म दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, उत्परिवर्तन। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया हुआ, समुद्र तल पर जल का क्वथनांक पूछा है ना। समुद्र तल पर यानी उसका जल का क्वथनांक कितना होगा। ठीक है, तो जब जल के क्वथनांक की बात की गई तो अगर हम इसमें हम ये देखें कि समुद्र तल पर, तो समुद्र तल पर क्या होगा, जल का क्वथनांक कितना होता है भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का क्वथनांक, हम देखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब समुद्र जल पर या तल पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री या फिर 373 केल्विन, केल्विन में अगर चेंज करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। तो जिस पर तापमान पर द्रव के भीतर वाष्प दाब और द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और क्वथनांक कहलाता है। तो वही क्वथनांक जो होगा ना, यह वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है। जो क्वथनांक होगा यानी ये क्वथनांक ये वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है। तो इसमें या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है या फिर 373 केल्विन। तो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दिया हुआ है तो हम ऑब्वियसली इसका आंसर क्या लेने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी 373 केल्विन। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 373 केल्विन आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला एक क्वेश्चन है आपके पास 45 क्या है, एक वर्नियर कैलिपर्स, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में मतलब जो मैंने टॉपिक वाइज बताया था, है ना, मापा नॉलेज चैप्टर में, तो आपको वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दोनों के बारे में मैंने बता रखा है ना। तो ये आप उसी से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है कि एक वर्नियर कैलिपर के मुख्य स्केल के 19 भाग को और वर्नियर स्केल पर 20 बराबर भागों में विभाजित क्या किया गया, विभाजित किया जाता है तो mm में अल्पतमांक होगा। ठीक है, mm में अल्पतमांक बोला गया है। तो अब हम अल्पतमांक अगर देखें इसमें तो क्या हो सकता है इसका अल्पतमांक। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, अल्पतमांक के लिए मैंने बताया था एक होता है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, है ना। तो यहाँ पास एक वर्नियर कैलिपर्स का ही अगर हम देखेंगे, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक, तो अल्पतमांक एक तो मैंने बताया था आपको 0.01 और एक 0.001। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है इसके लिए। तो अगर हम ये देखें इसके लिए कि सबसे पहले अगर अल्पतमांक की ही बात की जाए तो यहाँ पास क्या दिया, 0.02 दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है और 0.05 दिया हुआ है। ठीक है, 0.05 दिया है और 0.95 दिया है। और इसमें पूछा क्या गया, 19 भाग पूछा गया, 19 भाग और 20 बराबर भाग के लिए बोला गया है। ठीक है, तो जब इसका अल्पतमांक हम निकालेंगे जनरली तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्पतमांक लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पास हम 19/20 लिखेंगे, है ना, राइट। तो अगर हम इसमें अब जनरली क्या होता है, जब अल्पतमांक हमको निकालना होता है तो 1 में हम सेम जितना जो वैल्यू दिया होता है उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 माइनस 19/20। तो जब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/20 आएगा, 1/20।
ठीक है। 1/20 आएगा, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे 0.05 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 0.05 mm, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन है 46। तो 46 नंबर का क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन नहीं करता है? ताप, दाब, सांद्रता या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या क्या पूछा गया? ताप, दाब, सांद्रता, और यहाँ पूछा गया रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन नहीं करता पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ना, नहीं बोला गया है। तो ध्यान से बनाइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि जो ताप, दाब और सांद्रता तीनों को ही वृद्धि से रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है ना। जो ताप, दाब और सांद्रता है, तो ये तीनों की जो वृद्धि की सांद्रता होती है उससे वो बढ़ता है ना, यानी अभिक्रिया की दर क्या होती है उस समय बढ़ती है। लेकिन यहाँ पास तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, पूछा है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन नहीं करता है ना, तो नहीं के लिए बोला है, तो ये तो परिवर्तन करता ही है। तो इसका ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिरोध के लिए बोला गया है ना, कि प्रतिरोध क्या दिया है? R इज इक्वल टू वी बाई आई दिया हुआ है। ओके, प्रतिरोध R इज इक्वल टू वी बाई आई दिया हुआ है। तो ये V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस है, जो कि एक कांस्टेंट माना जाता है। तो इफ V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I इज इक्वल टू 10 प्लस एम्पियर में निकालेंगे, प्लस माइनस 2 एम्पियर। R में प्रतिशत त्रुटि बताना है, रेजिस्टेंस में आपको परसेंटेज एरर बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो जनरली जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू वी बाई एल, ठीक है, वी बाई आई, ठीक है। बट यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपके पास ये दिया हुआ है, तो हम इसी की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पास R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और जो V है आपके पास ये दिया हुआ है 100 प्लस 5 है ना, 100 प्लस 5 दिया हुआ है, मतलब जो परिवर्तन है ये 5 है और यहाँ 100 दिया है, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? यहाँ पास V की वैल्यू हो जाएगी 100 है ना। यहाँ पास V की वैल्यू कितनी है? 100 है, और जो परिवर्तन है डेल V की वैल्यू कितनी है? 5 है, डेल V की वैल्यू 5 है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पास इसमें भी हम ऐसे ही करें है ना, आई और डेल आई यूज़ कर सकते हैं, जनरली हम एल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पास है ना। जबकि आपके पास अगर ऐसा कुछ दिया हो तो हम एल, यानी एल आपके पास आई ही लेकर चलेंगे, तो एक प्रकार से हमारे पास एल और डेल एल भी मिल जाएगा। तो एल की जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या मिलेगा? यहाँ पास 10 मिलेगा है ना, और डेल एल की जो लंबाई में परिवर्तन, तो वो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से 0.2 मिल जाएगा, ठीक है, 0.2 मिलेगा, पॉइंट है बस 0.2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें R में जब परसेंटेज एरर फाइंड करना होता है ना हमको, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू डेल V बाई वी इंटू प्लस, यहाँ पास प्लस होगा, तो प्लस डेल L अपॉन L कर दीजिए है ना। तो डेल V की वैल्यू 5 है, V की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पास 5/100 कर दीजिए, और प्लस L, डेल L की वैल्यू कितनी है? 0.2 है, और L की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो जब इसको 5 5 5 2 10 1/2 आ जाएगा, यहाँ पास क्या आएगा? 1/2 प्लस और 0.2 अपॉन 10 है ना, तो 1/5, ठीक है, 1/5 आएगा। तो और इंटू परसेंटेज बोला गया, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, तो आएगा आपके पास कितना? यहाँ पास 0 पॉइंट है, तो इसलिए 1/50 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल कर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी आएगा। ओके, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास आएगा 100 लेकर हम यूज़ कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स जो वैल्यू मिल रही है अपने को, क्या मिल रही है? 0.07 इंटू 100 परसेंटेज,
तो यहाँ पास कितना आएगा, 7% आ जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, एक चीज़ को मैं इसको डील कर देता हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो देखिए। 1/2 मैं फिर से यहाँ पास लिख दे रहा हूँ। यहाँ पास कितना आया है अपने पास, यहाँ 5/100 है ना, और प्लस यहाँ दिया हुआ 0.2/10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, ठीक है, तो कितना आएगा 1.20 आएगा। और यहाँ पास कितना हो गया, 2/100 हो जाएगा, तो 2 5 जो 10, यानी यहाँ पास 2 1 जो 2, 2 5 जो 10। ठीक है, तो 50 आ जाएगा। तो इंटू 100 कर दीजिएगा परसेंटेज के लिए, है ना, तो ये आ गया आपके पास। अब दोनों का जो अगर एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पास, तो 25 जा और 2 जा, तो इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7%। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला गया कि किसी निकाय पर बाह्य बलों द्वारा, ठीक है, किसी निकाय पर यानी सिस्टम पर, किसी निकाय पर बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य में परिवर्तन बराबर होता है कुल ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, या फिर न गतिज ऊर्जा न ही स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो जब गतिज ऊर्जा की बात की गई यहाँ पास, तो उसके बारे में अगर हम ये बताना चाहें कि गतिज ऊर्जा में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, या फिर ये कहें हम इसके लिए कि जैसे कि दिया हुआ है कि किया गया कार्य में परिवर्तन बोला गया, तो टोटल एनर्जी हो सकता है, या फिर केवल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर केवल काइनेटिक एनर्जी, या फिर न तो गतिज ऊर्जा, या फिर नाइदर नॉर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें सबसे पहले अगर ये देखेंगे कि बाह्य बल द्वारा दिया हुआ है, तो बाह्य बल के लिए अगर हम देखेंगे कि कोई भी सिस्टम दिया हो, कोई भी निकाय है जिसपे बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, तो कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी होती है ना, उसी में परिवर्तन के बराबर माना जाता है। तो ऑब्वियसली इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखना है आपको। यहाँ पास 49 क्वेश्चन देखिए कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। क्या दिया हुआ, अधातु दिया हुआ है, और कमरे के तापमान पर पूछा है, तो तरल पदार्थ में पाया जाता है। क्या क्या दिया हुआ है, पारा, ब्रोमीन, सल्फर और सोडियम। ठीक है, पारा, ब्रोमीन, सल्फर और सोडियम। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पास अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पास ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, राइट। तो जबकि पारा एक ऐसी एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है। पारा ऑलरेडी आपके पास लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसका जनरली आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट देखिए, पैराशूट किस प्रकार के रेशा में बनाया जाता है। पैराशूट किस प्रकार के रेशा में बनाया जाता है, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर या फिर एक्रिलिक। ठीक है, एक्रिलिक। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका नायलॉन। क्यों, क्योंकि पैराशूट जो होता है नायलॉन रेशे से बनाया जाता है। नायलॉन क्या है, एक मजबूत लचीलेपन युक्त रेशा है। ये क्या है, मजबूत लचीलेपन, तो मजबूत लचीलेपन एक रेशा है पैराशूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे हम यहाँ पास। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपके पास दिया हुआ है। 51 क्वेश्चन से है आपके पास, सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। सोने को यानी गोल्ड को कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है, तो क्या मिलेगा, सोने को नरम बनाने के लिए, या फिर सोने को और पीला बनाने के लिए, या फिर सोने को कठोर बनाने के लिए, या फिर सोने को चमक देने के लिए।
ठीक है, तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, सोने को तांबे के साथ। क्यों? रीज़न क्या है कि गोल्ड में कॉपर मिक्स किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जब कॉपर और गोल्ड की बात की जाए तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर और गोल्ड के लिए अगर हम देखेंगे तो इसका जो आपके पास ऑप्शन दे रखा है, सोने को नरम बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो सोना क्या है भाई? सोना एक मृदु धातु है। सोना, अगर सोने की बात की जाए ना, सोना, तो गोल्ड क्या है? एक मृदु धातु है। क्या है? मृदु धातु, जिसको हम ये बोलते हैं कि मृदु धातु, मेटल, जिसमें इसे कठोर बनाने हेतु तांबे व निकल के साथ मिश्रित किया जाता है। तो अगर हम क्या तांबा यूज़ कर लें, कॉपर और निकल, ठीक है, तो इसको कठोर बनाने के लिए, यानी थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें अगर देखेंगे सोने का जो प्रांतीय होता है, परमाणु क्रमांक, यानी जो सोना है, गोल्ड है, AU, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 79 में है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, सोने को कठोर बनाने के लिए। ठीक है, सोने को कठोर बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास 52 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? प्रदूषक पूछा गया, जल प्रदूषक, क्रोमियम, गाद, ग्लेशियर और आर्सेनिक। ठीक है, तो इसमें से जो ग्लेशियर है ना, ये देखिए ऑप्शन सी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ग्लेशियर जल प्रदूषक नहीं होता है, यह ताजे पानी का सोर्स होता है ना। मुख्य जल प्रदूषक क्या होते हैं? गाद से हो सकता है, क्रोमियम से हो सकता है, आर्सेनिक से हो सकता है, ठीक है, या फिर मल अपशिष्ट जो भारी धातु होते हैं, क्रोमियम एवं आर्सेनिक जैसे आदि से, यह सबसे क्या होता है? जल प्रदूषक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, आपतित किरण और समतल दर्पण, क्या पूछा गया? आपतित किरण और समतल दर्पण बोला गया कि इसके बीच का कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कुल कोण होगा। आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का, तो देखिए ध्यान रखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका एक मेथड ये भी हो सकता है यहाँ पास कि आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का जो कोण होगा ना, वो क्या होगा? वो 30 डिग्री का हो जाएगा, ये दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो तब अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कुल कोण होगा वो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपतित और परिवर्तित किरण दिया हुआ है ना। ठीक है, तो पूरी तरह से अगर हम देखेंगे तो 3 4 जा 120, यानी 30 में 4 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पास देख लेते हैं कि आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण, तो एक तो देखो आप आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, तो इस प्रकार से कुल जो किरण होगा वो लगभग कितना हो जाएगा आपके पास? 60 आने के लिए हो सकता है ना, और फिर परावर्तित, तो दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो 120 ही आएगा। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? यहाँ पास दिया है मृदा प्रदूषक से, ध्वनि प्रदूषक से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। अब आपको यहाँ से करेक्ट आंसर बताना है कि किससे प्रदूषक होगा। तो यहाँ पास देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, साउंड पॉल्यूशन, फ्रॉम साउंड पॉल्यूशन, मतलब ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण से क्यों? क्योंकि ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर सड़कों के किनारे लगी होती है ना, ग्रीन मफलर सड़कों के किनारे लगी पेड़ों और झाड़ियों की एक पंक्ति है जिसे शोर अवशोषक के रूप में विकसित किया जाता है, और यह प्रदूषक गैसों को अवशोषित करके वायु प्रदूषक को कम करता है। यही कारण है कि ग्रीन मफलर क्या होता है कि सड़कों के किनारे लगाया जाता है। ठीक है,
साउंड को वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, इस प्रकार से वो ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन देखिए। 55 है, जब वाष्पीकरण और संघनन की दर बराबर हो जाती है तो इसका मतलब है कि प्रणाली स्थिति में है। इसका मतलब है कि प्रणाली जो है स्थिति में कैसे, साम्यावस्था, अस्थिर, स्थिर, उदासीन। ठीक है, साम्यावस्था, स्थिर और उदासीन, ये आपको बताना है इसमें। तो एक ये इसमें पूछा है कि कंडेंसन यानी संघनन की दर बराबर हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो प्रणाली है वाष्पीकरण के लिए वो क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा साम्यावस्था पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, साम्यावस्था। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें कि खाद्य श्रृंखला पूछा गया है। खाद्य श्रृंखला में मानव की क्या भूमिका है? खाद्य श्रृंखला में मानव की क्या भूमिका है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए कि मानव की जब भूमिका है यानी ह्यूमन की पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या होता है, सर्वाहारी में आता है, और जब मनुष्य पौधों और उनके उत्पादक को खाते हैं तो वे प्राथमिक उपभोक्ता हैं, और तथा जब मनुष्य जानवरों को खाते हैं, है ना, जो उसकी मांसाहारी में आ जाते हैं, तो इसीलिए उनको मनुष्य को सर्वाहारी बोला जाता है। तो अतः ये भी याद रखिए कि जब अगर जानवर को खाते हैं तो वो शीर्ष उपभोक्ता होते हैं, है ना, और एक खाद्य श्रृंखला में मानव उपभोक्ता की भूमिका में होते हैं। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, उपभोक्ता है। ठीक है, मानव का क्या है, खाद्य श्रृंखला में कौन सी भूमिका है, उपभोक्ता की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। 57 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सवाल पृष्ठफुटन का प्रमुख कारण है। पृष्ठफुटन का प्रमुख कारण पूछा है, तो इसमें से भारी धातुओं की उपस्थिति, रोग जनकों का संदूषण, सुपोषण और मिट्टी का क्षरण, यही पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सुपोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सुपोषण होगा। क्यों? क्योंकि जब पानी गर्म धीमी गति से चलने वाला और पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है तो इसे हम सुपोषण कहते हैं, है ना। और इस पानी में क्या होगा, शैवाल तेजी से अनियंत्रित वृद्धि करते हैं, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक, है ना, उर्वरक के अत्यधिक यानी ज़्यादा प्रयोग से क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होता है उससे कि जो उर्वरक है अगर हम उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करें, है ना, तो मृदा प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है और वायु प्रदूषण भी हो सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर उर्वरक यानी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रयोग करते हैं तो मृदा, जल, वायु प्रदूषण होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी टोटल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59। एक यहाँ पास दिया हुआ है, अजर्सन दिया हुआ है, अभिकथन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। अजर्सन में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन एक शुद्ध पदार्थ है। ऑक्सीजन एक शुद्ध पदार्थ है। कारण दिया हुआ है कि ऑक्सीजन सदैव संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन सदैव संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये बताया है। ठीक है, तो अगर इसमें से देखेंगे तो बोला गया अभिकथन और कारण दोनों सही है। अभिकथन की सही व्याख्या करता है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं मगर कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। और तीसरा है अभिकथन सत्य है और परंतु कारण असत्य है। नेक्स्ट है अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो अभिकथन दिया हुआ ना, अभिकथन और कारण कि ऑक्सीजन एक शुद्ध पदार्थ है, ऑब्वियसली सही है। कारण क्या दिया कि ऑक्सीजन सदैव संयुक्त अवस्था में पाया जाता है ना, ऑक्सीजन से, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें कि अभिकथन और कारण दोनों सही है।
ठीक है, मगर कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। ये जो कारण दिया है अभिकथन का सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन एक शुद्ध पदार्थ है तो है, उसका रीजन ये नहीं बता रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है? कौन सा जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है? पौधे, मछली, कवक और जीवाणु। पौधे, मछली, कवक और जीवाणु, इनमें से कौन सा है कि जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है? ठीक है, तो ये याद रखिए आप कि इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हम यही बता सकते हैं कि जो जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदलना ताकि पौधों द्वारा उसका उपयोग किया जा सके, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, राइट। तो यही है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता जो है कुछ जीवाणुओं, यानी जो ये दिया हुआ है आपके पास, कुछ जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो उसी के कारण हो संभव है ना। कुछ जीवाणुओं जैसे राइबोजियम, क्या क्या है, राइबोजियम है, जीवाणु में आ जाएगा, है ना। और इसके अलावा एजेटोबैक्टर है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद रखना है जीवाणु में क्या क्या आ सकता है। राइजोबियम, ठीक है। दूसरा हो सकता है इसी में एजेटोबैक्टर, और फिर इसी प्रकार से मिल सकता है कि क्लोरोस्ट्रेडियम, और फिर आदि में के साथ मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला गैसीय माध्यम में चलने वाली तरंग है। गैसीय माध्यम में चलने वाली तरंग, ठीक है, गैसीय माध्यम में चलने वाली जो तरंग है वो किस अवस्था में होगी या फिर किस रूप में होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पास, ऑप्शन है कि सदैव अनुदैर्ध्य होगी, अनुदैर्ध्य हो सकती है, या फिर सदैव अनुप्रस्थ होगी, या फिर अनुप्रस्थ हो सकती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सदैव अनुदैर्ध्य होगी, क्योंकि गैसीय माध्यम में पूछा है ना, तो गैसीय माध्यम में क्या होता है, अनुदैर्ध्य होता है। लेकिन अगर ठोस में पूछता तो दोनों हो सकता था। ठीक है, अगर ठोस में पूछता तो हम क्या बताते कि ठोस में अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगें संचरण कर सकती हैं। ठीक है, ठोस में, लेकिन गैस में सिर्फ अनुदैर्ध्य होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न ऐसा आ सकता है कि ठोस माध्यम में चलने वाली तरंगें बताना है। ठीक है, तो बताना है सदैव अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। अगर आप इनको बहुत अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपका पूरे ऑल चैप्टर से जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, साथ में पीवाई क्वेश्चन भी हैं और इसके अलावा कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आप लोग को बताया जा रहा है। देखिए, अब 62 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की न तो मात्रक है और न ही विमाएं है। तो आपेक्षिक वेग दिया है, आपेक्षिक घनत्व दिया है, कोण दिया हुआ है और ऊर्जा दिया है। तो लेकिन यहाँ पास जब आपेक्षिक घनत्व डेंसिटी की बात की गई है, यहाँ पास इसका आंसर बोला गया किस भौतिक राशि का न तो मात्रक और नहीं विमाएं होगा, तो आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा। ठीक, याद रखना आपको। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व ऐसी भौतिक राशि है जिसका न तो मात्रक होता है और न ही विमाएं होता है, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व समान विमाओं का अनुपात होता है। आपेक्षिक घनत्व जो है ना, समान विमाओं का अनुपात होता है, समान विमाओं का अनुपात होता है, समान विमाओं का अनुपात, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत मोटर एक उपकरण है। विद्युत मोटर एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, रूपांतरित करता है किसमें, मशीनी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, तो विद्युत मोटर दिया हुआ है, तो विद्युत मोटर जो है किससे चलता है भाई? इलेक्ट्रिक से तो चलता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ये भी देखें कि विद्युत मोटर जो रूपांतरित करने की बात आएगी तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, एक प्रकार से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है ना जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर हम रूल की बात करेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का हस्त नियम यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 64। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस मिल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक तीनों मात्रक प्रणालियों में एक ही माना जाता है? द्रव्यमान, लंबाई, समय और वेग। तो इसका करेक्ट आंसर अगर होगा तो यहाँ पास सिर्फ हम समय ले सकते हैं। ठीक है, टाइम का ही हो सकता है। राइट, क्यों? क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, और फिर अगर सीजीएस में देखेंगे सेंटीमीटर होता है ना, और फिर स्क्वायर फुट में हो सकता है, स्क्वायर फुट में, है ना। और द्रव्यमान का मात्रक केजी किलोग्राम में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है और पाउंड में हो सकता है। ठीक है, फिर वेग दिया हुआ है। ठीक है, तो वेग का फिर मीटर पर सेकंड में आता है। तो इस प्रकार से समय का क्या होगा, मतलब एक प्रकार से टाइम का सेकंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। 65 है आपके पास, गलत कथन चुनना है। पहला कथन दिया हुआ है आपके पास ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, रासायनिक पदार्थ में तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं और अमोनिया का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है और पानी की कोई खास बनावट नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो इसमें से सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो गलत कथन बताना है। तो पहला वाला कथन तो ऑब्वियसली सही है। ऊर्जा एक एनर्जी एक ऐसा एक प्रकार से सोर्स है, या फिर बोल सकते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। ठीक है, फिर रासायनिक पदार्थ में तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। रासायनिक पदार्थ में पूछा गया है, तो इसके लिए आप ये देख पाएंगे यहाँ पास कि अगर केमिकल रिएक्शन अगर बता दें तो रासायनिक पदार्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो रासायनिक पदार्थ में तत्व निश्चित अनुपात, ये भी सही है। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शंस कि अमोनिया का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। अमोनिया क्या, यानी NH3, है ना। इसका बोला गया कि अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन से तो बनता है, ठीक है, बट ऑक्सीजन से तो नहीं बनता है। तो ये मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत कथन है यहाँ पास। और नेक्स्ट दिया है, पानी की कोई खास बनावट नहीं होती। सही बात है, ये पानी की कोई जो फिक्स स्ट्रक्चर तो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन संसाधन नहीं है। जैव ईंधन संसाधन पूछा है यहाँ पास, ठीक है। तो जैव ईंधन संसाधन अगर देखें तो नहीं है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है कि पशु अपशिष्ट, वानिकी अवशेष, कृषि अवशेष और सूर्य प्रकाश, है ना। नहीं है पूछा है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 देख लीजिए। 67 देखिए, 67 नंबर का जो एक क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार
क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ता है घटता है, नहीं बदलता, या फिर पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है कि बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो अगर इस प्रकार से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पास आवर्त सारणी में परमाणु का जो साइज है वो क्या होगा, वो एक प्रकार से हम देखेंगे तो नहीं बदलता है ना। रीजन क्या, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसके लिए कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, है ना, इसका एक मिनट, नहीं बदलता नहीं, पहले ये क्या होगा कि घटेगा, है ना। तो उस आकार पे अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो घटता है। इसका मतलब यही हुआ कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा, घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो कोष की संख्या, जो सेल की कोशिका, जो सेल है उसकी जो संख्या है ना, जो कक्षक की संख्या है वही रहती है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है, बढ़ते रहता है ना? या फिर हम ये कहें कि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण भी बढ़ जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या घट जाती है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या क्या होगा, घटेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, प्रेरित विभव तब उत्पन्न होता है जब एक चुंबक को कुंडली के पास ले जाया जाता है। प्रेरित विभव का परिमाण निर्भर नहीं करता। ऑप्शन है वह गति जिसके साथ चुंबक को स्थानांतरित किया जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि कुंडली के घुमावों की संख्या। फिर नेक्स्ट है कुंडली के तार की प्रतिरोधकता। नेक्स्ट है चुंबक की शक्ति, चुंबक की शक्ति। तो अब इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें, बोला गया प्रेरित विभव के लिए, तो प्रेरित विभव के लिए जब हम बात करेंगे कि तब उत्पन्न होता है जब एक चुंबक को कुंडली के पास ले जाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक चुंबक को जब हम इस कॉइल के पास ले आएंगे, एक मैग्नेट है जिसके दो ध्रुव खंड होते हैं एन और एस, है ना, जो कि नॉर्थ और साउथ होगा। तो जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाते हैं तो वो क्या होता है, विक्षेपित होता है ना। तो इस प्रकार से इसमें से क्या होगा कि प्रेरित विभव तब उत्पन्न होता है जब एक चुंबक को कुंडली के पास ले जाया जाता है। और प्रेरित विभव की बात करें तो प्रेरित विभव का परिमाण वह गति जिसके साथ चुंबक को स्थानांतरित किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुंडली के घुमावों की संख्या तथा चुंबक की शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन कुंडली के तार की प्रतिरोधकता पर निर्भर नहीं करता है। तो इसीलिए कुंडली के तार की प्रतिरोधकता होती है। इसका सही आंसर यही होगा। किस पर निर्भर नहीं करता, रेजिस्टिविटी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कुंडली की तार की प्रतिरोधकता पर निर्भर नहीं करता। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है ना। 69 है आपके पास कोहरा, धुंध या पाला, है ना। कोहरा, धुंध या फिर पाला जैसी प्राकृतिक घटनाओं का कारण है। कोहरा, धुंध या पाला जैसी प्राकृतिक घटनाओं का कारण है। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, हिमीकरण या फिर संक्षेपण। ठीक है, हिमीकरण या फिर संक्षेपण। तो इसमें देखिए आपको कोहरा कब बताया गया, कोहरा या फिर धुंध। तो इसमें क्या होगा, ये इसका जो प्राकृतिक घटनाओं का जो रीजन होगा ना वो संक्षेपण होगा। ठीक है, संक्षेपण। इसका रीजन ये है कि कोहरा, धुंध या फिर पाला जैसी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं ये संघनन के कारण होती है, और संघनन ही संक्षेपण होता है। ठीक है, संघनन ही संक्षेपण कहलाता है कि जल वाष्प का द्रव में परिवर्तन को संघनन कहते हैं, है ना। और इसी कारण से यह वाष्पीकरण के केवल या फिर वाष्पीकरण के हम ये बोल दें कि बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। जब ओस जो होती हैं बिंदु या फिर शून्य से नीचे चला जाता है तो पाला, हिमपात उत्पन्न होता है। तथा इस प्रकार से हम ये भी देखें कि जब ओस बिंदु शून्य से ऊपर चढ़ता है तो ओस, धुंध और कोहरा ये बादल बनते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, संक्षेपण या फिर संघनन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 70 है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन प्रतिक्रिया दर्शाता है। कौन सा अपचयन प्रतिक्रिया दर्शाएगा। ऑप्शंस आपके पास है कि ऑक्सीजन का लाभ, ऑक्सीजन की हानि, हाइड्रोजन का लाभ या फिर
नन ऑफ दिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया, तो देखिए सबसे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि अगर पूछा गया कि कौन सा अपचयन प्रतिक्रिया दर्शाता है, तो ये होगा हाइड्रोजन का लाभ। क्या होगा? हाइड्रोजन का लाभ। क्यों? रीजन ये है कि ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है, तो हाइड्रोजन का लाभ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 देखेंगे कि मार्बल कैंसर की घटना किसके कारण होती है। आपके पास ऑप्शन दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो मार्बल कैंसर बोला है ना, तो मार्बल कैंसर क्या है भाई? तो इसके लिए क्या होगा, मार्बल कैंसर की घटना किसके कारण होती है, तो ये क्या होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होगा। ठीक है, इसका रीज़न ही ये है कि जो डाइऑक्साइड है एक प्रकार से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया द्वारा जो मार्बल्स पत्थर है यानी संगमरमर की जो मूर्तियाँ होती हैं वो या फिर इमारतों का क्षय होता है, यह अम्लीय वर्षा के कारण भी होता है ना। जैसे ताजमहल की बात करें, ताजमहल का जो कलर है वो लगभग जो हल्का येलो कलर हो रहा है, तो किसके कारण, लगभग कुछ एक एसिडिक रेन के कारण, है ना। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण होता है ऐसा कुछ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके पास, गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होगा जो आपके 10th में पढ़े होंगे, तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शन दे रखा है क्या कि प्रसार है, वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, प्रसार, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया या फिर अस्मस यानी जिसको अपमिस बोलते हैं, फिर वाष्पीकरण है ना, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो अब इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि अष्टक का नियम पूछा गया है। अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया है, अष्टक का नियम। ठीक है, तो अष्टक का नियम किसके द्वारा है, मेंडलीव, न्यूलैंड, बोर या फिर मोसले। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कि रसायन वैज्ञानिक J.R. न्यूलैंड्स द्वारा सन 1865 में, न्यूलैंड्स के द्वारा 1865 में अष्टक का नियम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 74 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। 74 दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार पूछा गया है। ठीक है, वर्गीकरण का आधार पूछा गया है। ठीक है, तो अब वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है, परमाणु आयतन हो सकता है, परमाणु घनत्व हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु संख्या। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के लिए अगर यहाँ पर बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण एक प्रकार से आधार परमाणु संख्या है, तो यह मोसले के नियम पर आधारित होता है और जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्याओं पर निर्भर करता है या फिर परमाणु संख्याओं का आवर्ती फलन होता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या। ठीक है, वर्गों का आधार क्या है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है आपके पास, एक त्रिधनात्मक आयन में 23 इलेक्ट्रॉन और 30 न्यूट्रॉन होते हैं। कितना, 23 इलेक्ट्रॉन और 30 न्यूट्रॉन होते हैं। तत्व का परमाणु द्रव्यमान आपको बताना है। ठीक है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो त्रिघनात्मक दिया हुआ है, त्रिघनात्मक आयन में 23 इलेक्ट्रॉन बोला है। कितना, 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रश्न में जो 23 इलेक्ट्रॉन दिया है और 30 न्यूट्रॉन दिया है, मतलब यहाँ पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 है और न्यूट्रॉनों 23 है, 23 यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 23 दिया है और न्यूट्रॉन की संख्या 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम प्रोटॉन की संख्या निकालें यहाँ पास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर
यानी प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको बताना है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पास आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ 23 है, और अब इसमें से ये वाला जो संख्या है ये आपको बताना है, दोनों को प्लस करके आप देखेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। और परमाणु द्रव्यमान, जब परमाणु द्रव्यमान में आप इसको आप प्लस कर दीजिए और 30 में, है ना, 30 को प्लस कीजिए तो नंबर, फिर आप इसमें क्या बताएंगे, परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास, तो क्या आएगा आपके पास 26 प्लस 30 आ जाएगा। तो दोनों को अगर प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा, 56 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 66 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने पर तापमान का सही क्रम होगा। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल रहे हैं, केल्विन में बदलने पर जो टेम्परेचर यानी तापमान का सही क्रम पूछा गया है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए केल्विन में जब भी हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो क्रम दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 298 केल्विन, 311 केल्विन, 339 केल्विन, 298 केल्विन, 300 केल्विन एंड 338 केल्विन, 273 केल्विन और 278 केल्विन, 543 केल्विन और 298 केल्विन, 310 केल्विन एंड 338 केल्विन। तो इसका सही जो क्रम है वही आपको यहाँ पास बताना है। तो सही क्रम आपके पास अगर देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा आपके पास, 298 केल्विन ही आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 39, 311 और 339 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 77 है, पेट्रोलियम किसके अंतर्गत पाया जाता है। पेट्रोलियम किसके अंतर्गत पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन दे रखा है, तलहटी चट्टाने में और पानी, रेत या फिर कोक में। तो पेट्रोलियम किसके अंतर्गत पाया जाएगा भाई, तलहटी चट्टानों में पाया जाता है, तलहटी चट्टानों में ही पाया जाता है। और ये प्राकृतिक तरल पदार्थ होता है जो कि ऊर्जा का स्रोत माना जाता है ना। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कि केवल 6 ओमेगा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 6 ओमेगा प्रतिरोधों का प्रयोग करके 2 ओमेगा प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी, है ना। तो कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, एक 6 है ना, 6 ओमेगा है ना, 6 ओमेगा और फिर 2 ओमेगा की बात की गई है। तो यहाँ पास अगर 6 ओम और 2 ओम के लिए अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, यहाँ पास आपके पास यही आएगा। तो देखिए यहाँ पास दिया है ना कि जो 6 ओम प्रतिरोधों का प्रयोग करके हमको लाना है क्या, 2 ओम प्रतिरोध लाना है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 ओम के 3 प्रतिरोध लेंगे और उसको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर हम इन तीनों को जोड़ दे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 तो कितना आएगा, 3/6 आएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आएगा 1/R। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे R इज इक्वल टू 2 ओम आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 ओम, राइट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, वायु उदाहरण है किसका, अनुचुंबकीय पदार्थ का। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके पास, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, वायु उदाहरण है किसका, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ या फिर प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ का। ठीक है, तो इसका अगर करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, वायु, है ना। एक प्रकार से वायु उदाहरण किसका, अनुचुंबकीय पदार्थ, है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ। इसका रीजन ये है कि वायु अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है क्योंकि यह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के तहत विद्युत द्विध्रुव बनाता है, यही इसका कारण है। ठीक है,
अब नेक्स्ट 80 यानी ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था ये आज का, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पर। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 और ये एक लास्ट क्वेश्चन होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और कुछ लोग का कमेंट था कि पीपीटी के बाद क्या कैसे करना है, तो सारी जानकारी देंगे हम आपको, है ना। जैसे एग्जाम हो जाएगा और काउंसलिंग से ठीक पहले, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, आप किस किस कॉलेज में आप काउंसलिंग करा सकते हैं, लेटरल एंट्री क्या होती है, सारा चीज़ डिटेल से हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी मैं यही कहूँगा कि अभी आप लोग फोकस कीजिए सिर्फ एग्ज़ाम पे। जैसे एग्ज़ाम क्लियर मतलब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, ठीक है। उसका आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में भी हम सब बताएंगे, है ना। तो चलिए देखें आगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी अगर इस पीपीटी का एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो आप उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके आपके साथ साथ। ओके, तो देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनता है। सहसंयोजक बंध जो है किसके द्वारा बनता है। आपके पास ऑप्शन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करना, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना, या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, या फिर एकाकी युग्म को साझा करना, ठीक है। तो इसका एक करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो इसमें से आप ये बता सकते हैं इसके लिए कि सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा, है ना, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की परस्पर साझेदारी द्वारा 2 बंध बनता है ना। तो 2 बंध बनता है अर्थात मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा, ठीक है। तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं, यानी साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के केंद्र में रहते हैं और तथा इन पर दोनों परमाणुओं का समान योगदान रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म की साझे द्वारा ही ये संभव हो पाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, राइट। तो आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है ना, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, आपका रिप्लाई भी देंगे और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए।